नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा सिन्हा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जापान के शिंजो आबे की हत्या, उनके भारत से कैसे रिलेशन रहे हैं, साथ ही साथ उनकी हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड को भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, 8 जुलाई 2022 सुबह 11:30 बजे नारा सिटी में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे वो इलेक्शन के कैंपेन के लिए गए हुए थे। वहाँ वे अपनी स्पीच दे रहे थे। वहाँ अचानक गोलियाँ चलती हैं। तो क्या होता है कि जब पहली गोली चलती है तो वहाँ मौजूद या किसी भी लोग कोई भी लोग घायल नहीं होते। दूसरी गोली लगने पर देखते हैं कि जो फॉर्मर पीएम हैं जापान के शिंजो आबे जी, वो नीचे गिरे पाए जाते हैं। देखकर सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, और एकदम अफरा तफरी मच जाती है वहाँ पर। लेकिन हुआ क्या, लोग ये देख के तो हैरान थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान ये हो जाते हैं कि जो मारने वाला व्यक्ति था वो वहीं खड़ा था, और पुलिस जब उसको अरेस्ट करती है तो वो बिना कुछ कहे अपने आप को सरेंडर कर देता है। इस हत्यारे का नाम था यामागामी तेत्सुया। और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करा तो आगे ये पता चला कि वो जो हत्यारा था नारा सिटी का रहवासी था, और 3 साल तक उसने डिफेंस फोर्स में भी अपनी सेवाएं दी थी। और जिस गन से उसने फार्मर पीएम को मारा था, जापान के फार्मर पीएम को, वो घर में ही उसने इस गन को बनाया था। जापान में जो गन वायलेंस है उसका रेट बहुत कम है, और जापान जो वर्ल्ड की 10 टॉप कंट्रीज़ जो पीसफुल कंट्रीज़ है उसमें आती है। ये पुलिस की पूछताछ में ये पूछा गया कि भाई आपने इनको जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनको क्यों मारा। तो उसका कहना ये था कि जो मेरी माँ थी उन्होंने एक रिलीजियस ग्रुप को बहुत सारा पैसा दान कर दिया था, जिससे कि मेरी माँ पूरी तरह कंगाल हो गई। और जो ग्रुप था उसको प्रमोट किया करा था शिंजो आबे ने। और बस मैं इससे नाराज़ था। मैं ये चाहता था कि किसी रिलीजियस ग्रुप के लीडर को मैं मारूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैंने शिंजो आबे को टारगेट बना लिया। उसने ये भी कहा कि मुझे जो शिंजो आबे की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। भारत देश का हर व्यक्ति उनकी हत्या से दुखी था। मोदी जी के साथ तो 2014 से उनकी पर्सनल बॉन्डिंग हो गई थी। और देखिए, जब ये दुखद समाचार आया तो सबसे पहले वर्ल्ड लीडर में हमारे पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय अटैक ऑन माय डियर फ्रेंड आबे शिंजो, आवर थॉट्स एंड प्रेयर आर विथ हिम, हिज फैमिली एंड द पीपल ऑफ जापान। जापान के जो पीएम हैं फूमियो किशिदा, उन्होंने आबे शिंदे की हत्या पर कहा कि इस प्रकार की जो बारबेरिक और मालिशियस घटना है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगी। ये हमारी डेमोक्रेसी के फाउंडेशन के अगेंस्ट है। बाकी भी कंट्रीज से सिमिलर रिस्पांस दिखा है। आइए दोस्तों, अब हम शिंजो आबे का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उस पर नज़र हम दौड़ाते हैं। 2006 में पहली बार शिंजो आबे जापान के पीएम बने, और 2007 में वो इंडिया आए। यहाँ पर उन्होंने क्वाड ग्रुप का फाउंडेशन रखा। इसके बाद क्या हुआ कि शिंजो आबे ने फेमस एक स्पीच दी थी। किस पे? कॉन्फ्रेंस ऑफ टू सीज। इस स्पीच को काफ़ी लेजेंडरी माना जाता है। सितंबर 2007 में तबीयत खराब होने की वजह से इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया था। 2012 में ये दोबारा जापान के पीएम बने। दिसंबर 2015, सितंबर 2017 में फिर से शिंजो आबे इंडिया आए, और कोई भी जापान का पीएम इतनी बार इंडिया नहीं आया है। सितंबर 2014 में इंडिया जापान रिलेशन और भी आगे बढ़ गया था। मोदी जी 2014 में जापान गए थे, और वहाँ पर इंडो जापान न्यूक्लियर डील की। मोदी जी और जो शिंजो आबे, उन्होंने इस डील को आगे बढ़ाया। 2016 में एग्रीमेंट साइन होता है, और 2017 में ये फोर्स में आ जाता है।
इस एग्रीमेंट में कहा गया था कि दोनों देश न्यूक्लियर एनर्जी में पीसफुल यूजेस में कोऑपरेट करेंगे। जब इंडिया के बॉर्डर में चाइनीज़ अग्रेशन बढ़ रहा था, तब इंडिया के साथ जापान खड़ा था। क्वाड को जो रिवाइव करा गया है, उसका आइडिया भी शिंजो आबे का था और जापानीज़ गवर्नमेंट इंडिया के साथ हमेशा खड़ी रही। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी मोदी गवर्नमेंट और शिंजो आबे गवर्नमेंट ने मिलकर कोऑपरेट किया। इंडिया और जापान ने कई प्रोजेक्ट एक साथ प्लान किए। शिंजो आबे जापान की एक बहुत बड़ी डायनेस्टी के हिस्सा थे। इनकी फैमिली के कई मेंबर्स हाई पॉलिटिकल पोजीशन में रहे हैं। इनके नाना जी नोबुसुके किशी जापान के पीएम रहे हैं। इंडिया भी उन्होंने विज़िट करी थी। इन्होंने एलडीपी जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है 1950 में उसकी स्थापना की थी। तब से लेके आज तक ये पार्टी जापान में पावर में है। जो उनके नाना जी थे, उनके बाद उनके नाना जी के जो भाई इसाकू साटो भी पीएम रहे हैं। उनके पैटर्नल ग्रैंडफादर जो दादाजी थे आबे खान, ये इलेक्टेड मेंबर थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। इनके फादर आबे शिनतारो ये जापान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। दादा और नाना जी दोनों एक फैमिली के होकर आइडियोलॉजी उनकी डिफरेंट थी। एक की आइडियोलॉजी थी हॉक की थी, मतलब कि एग्रेसिव थे, वो थे उनके नाना जी, और दूसरे थे शांति के पुजारी जो डव जैसे थे, शिंजो के दादाजी। उनके दादाजी का कहना था कि यदि जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा नहीं लेता तो हिरोशिमा नागासाकी में बम नहीं गिराता अमेरिका, और 25 लाख लोग जो थे जापान के मारे गए उसे भी रोका जा सकता था। नाना जी जो थे शिंजो आबे के, वो जापानीज एम्परर शोवा में सर्व कर चुके थे। इन्हें निक नेम दिया गया था मॉन्स्टर ऑफ शोवा एरा। इन्होंने बाद में 7 दिसंबर 1941 को डिक्लेरेशन ऑफ वार में साइन किया कि हम अमेरिका के खिलाफ जंग को छेड़ेंगे। शिंजो आबे नाना जी की राय पर चले। इन्होंने कहा था कि आई एम द सन ऑफ शिनतारो आबे बट इनहेरिटेड डीएनए फ्रॉम नोबुसुके किशी। हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार गया था। 25 सितंबर 1945 को जापान ने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया था। दूसरी कंट्रीज़ ने कंडीशन बताई कि जापान को डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करना पड़ेगा। जापान ने इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया और दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया। यूएस ने कहा कि जापान वार में ना जाए और अपनी बड़ी मिलिट्री बिल्डअप ना करे। उन्होंने कहा कि जो आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐड करिए कि आप किसी भी देश में वार नहीं करेंगे, और यहीं से जन्म लेता है आर्टिकल 9। इसमें ये कि हम इंटरनेशनल पीस में हम कंट्रीब्यूट करेंगे। हम एयर, आर्मी, नेवी किसी भी फोर्स को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और जो ये जापान का जो आर्टिकल 9 है, ये वार को रोकता है। शिंजो आबे जब दोबारा पीएम बने तो उस समय जो जापान की इकोनॉमिक जो कंडीशन थी काफ़ी नीचे गिर चुकी थी। तो इन्होंने क्या करा कि काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस अपने देश में लाए। उन्होंने 3 बड़े स्टेप्स उठाए। पहला उन्होंने क्या करा कि अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट चालू करा, जिसमें लोन लेना सभी लोगों को बहुत ही आसान हो सके। दूसरा उन्होंने क्या करा कि जो सरकारी एक्सपेंडिचर है उसको काफ़ी बढ़ाया, और उन्होंने काफ़ी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लगाया। और तीसरा उन्होंने जो स्टेप उठाया था स्ट्रक्चरल इकोनॉमी रिफॉर्म करना, वो प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए करा था। औरतों को एनकरेज करा, सीनियर लोगों को एनकरेज करा कि वे काम करें जिससे कि देश की भी इकोनॉमी बढ़ सके, और ये फैसला उनका सही रहा और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। हमारा भारत देश शिंजो आबे के योगदान को कभी नहीं भुला पाएगा और वे हमेशा सभी के दिलों में रहेंगे। जापान के लिए वो एक बहुत ही महान व्यक्ति के रूप में उभरे।
दोस्तों इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही साथ कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।